नमस्कार। आप सभी कृषक भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है कृषि दर्शन। अगर हम बात करें भारत में पशुओं के स्थान की, तो न केवल सामाजिक और धार्मिक तौर पर पशुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बल्कि आज के समय में कृषकों के लिए पशुओं ने व्यावसायिक तौर पर एक बहुत बड़ा आयाम खोला है। क्योंकि पशुपालन कृषकों के लिए एक ऐसा व्यवसाय है जो उन्हें उनके परिश्रम का पूरा फल देता है और साथ ही उन्हें मुनाफे की डगर पर लेकर जाता है। कृषि दर्शन के माध्यम से हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपके साथ सफलता की उस डगर पर चल सके। आज भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबरें खेती की। अगले वित्त वर्ष में 9.5 लाख टन रबड़ उत्पादन का लक्ष्य। उत्पादन में बढ़ोतरी होने से नियंत्रण में रहेंगे प्याज के दाम। मसालों के निर्यात में 31% की बढ़ोतरी। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। किसान भाइयों, अनुकूल परिस्थितियों के कारण इस साल रबड़ उत्पादन करीब 9 लाख टन होने की संभावना को देखते हुए रबड़ बोर्ड ने अगले वित्त वर्ष में 9.5 लाख टन रबड़ उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। रबर बोर्ड की अध्यक्षा के अनुसार अब तक करीब 8.5 लाख टन रबर का उत्पादन हो चुका है और मार्च के अंत तक 9 लाख टन रबर उत्पादन की संभावना है। अगले वित्त वर्ष में देश के भीतर नेचुरल रबर की मांग 10.10 लाख टन तक पहुंच जाने की संभावना है। इस स्थिति को देखते हुए रबर बोर्ड ने अगले वित्त वर्ष में 9.5 लाख टन रबर उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि इस सीजन में प्याज के उत्पादन में बढ़ोतरी होने से देश में प्याज के दाम नियंत्रण में रहेंगे। उत्पादन अधिक होने से मंडियों में प्याज की सप्लाई में बढ़ोतरी हो रही है। नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के निदेशक ने कहा कि पिछले माह खरीफ सीजन की फसल बाजार में आने से प्याज के दामों में गिरावट आई है। मंडियों में खरीफ सीजन की पछेती फसल भी बाजार में आ रही है, जिससे प्याज के दामों में कमी आने की संभावना बनी हुई है। प्याज उत्पादन में अव्वल नासिक मंडी में प्याज के दाम 5 से 6 रुपए प्रति किलो तक चल रहे हैं। मसालों के मामले में विख्यात भारत से मसालों के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मसालों के निर्यात में 31% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और मसालों का कुल निर्यात $1 अरब के करीब पहुंच गया है। चालू वित्त वर्ष 2013-2014 की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर के दौरान मसालों के निर्यात में 31% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मसालों का निर्यात 3.78 लाख टन हो गया है। इसकी कुल कीमत करीब $1 अरब है। मसाला बोर्ड के अनुसार मसालों के निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी में लाल मिर्च और जीरे का योगदान सबसे ज्यादा रहा। पिछले वर्ष की समान अवधि में 78.75 करोड़ डॉलर के मसालों का निर्यात किया गया था। वित्त वर्ष 2012-2013 के दौरान मसालों के निर्यात में 22% की बढ़ोतरी हुई थी और कुल निर्यात 699.17 टन हुआ था। कृषि जगत में आज बहुत कुछ नया हो रहा है। हमें एक ऐसा ही कार्यक्रम देखने को मिला, तो आइए देखते हैं उस कार्यक्रम की एक झलक। पिछले दिनों दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में गोभी दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवा किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने गोभी फसल के बारे में बताते हुए कहा कि गोभी एक नकदी फसल है और महानगर के आसपास के किसान इसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गोभी फसल में लगने वाले रोग एवं नियंत्रण के उपयोगों की जानकारी दी। कृषि वैज्ञानिकों ने उन्नत बीज, गोभी की नर्सरी, बीजोपचार तथा कीटनाशकों का प्रयोग करने की वैज्ञानिक विधि के बारे में भी जानकारी दी। आज हम देख रहे हैं कि कीट भी, अगर हम रसायनों का लगातार प्रयोग कर रहे हैं तो कीट भी धीरे धीरे उनके प्रति प्रतिरोधी क्षमता पैदा कर रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे लाभकारी कीट हैं उनकी संख्या में भी कमी आती जा रही है।
तीसरा जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी कहीं ना कहीं दूषित होता जा रहा है। तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए, इस सभी समस्याओं को कम करने के लिए हमको IPM मॉड्यूल्स जो है, जिसको हम समेकित नशीजीव प्रबंधन के नाम से कहते हैं, इसको अपनाना होगा। हमें किसान भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए कि आज साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि इसमें हम कुछ प्रजातियों का चयन करें जिसमें हम ऐसी बीमारियां या कीट जो है अटैक न कर सके। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां आ गई है कि जो कि कीटों के प्रति अवरोधी भी हैं और बीमारियों के प्रति भी अवरोधी हैं। तो किसान भाइयों को हमें सबसे पहले प्रजातियों का जो चयन करना चाहिए कि जो उस कीट के प्रति अवरोधी हो और बीमारियों के प्रति अवरोधी हो। प्रक्षेत्र दिवस में उपस्थित किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा गोभी फसल के बारे में दी गई जानकारी को संतोषजनक बताया। हमारा नाम नथु है। हम गोला खुर्द में खेती करते हैं। ये बहुत दिनों से डॉक्टर साहब हर महीने में आते हैं, हमको तरीका बताते हैं दवाई का, बीज का, बोने का। टाइम टाइम से आकर हम इसको अच्छा आमदनी लेते हैं। मौसम में भले ही ठिठुरन है मगर ये फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में गरज के साथ बरसात हो सकती है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, तमिलनाडु, केरला और लक्षद्वीप के इलाकों में अगले 24 घंटों में बरसात होने की उम्मीद है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे में बरसात होने की उम्मीद है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आइए अब देश के विभिन्न मंडियों में जींसों के भावों की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। चावल नांदयाल आंध्र प्रदेश की मंडी में न्यूनतम मूल्य 3,000 रुपये से अधिकतम मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल। कछार असम 2,400 से 2,800 रुपये। जम्मू मंडी जम्मू और कश्मीर 13,000 से 13,200 रुपये। चकुलिया झारखंड 2,200 से 2,400 रुपये। मक्का गोलापल्ली आंध्र प्रदेश की मंडी में 1,200 रुपये प्रति क्विंटल। राजकोट गुजरात 1,250 से 1,800 रुपये। लोहरदगा झारखंड 1,100 से 1,200 रुपये। बेगू राजस्थान 1,240 से 1,350 रुपये। बाजरा अमरेली गुजरात 1,585 रुपये प्रति क्विंटल। जोधपुर राजस्थान 1,400 से 1,500 रुपये। चीनी अजमेर राजस्थान 3,010 से 3,200 रुपये। लखीमपुर उत्तर प्रदेश 3,170 से 3,270 रुपये। सरायकेला झारखंड 3,300 से 3,700 रुपये। अब एक नज़र डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। सेब बरवाला हरियाणा की मंडी में न्यूनतम मूल्य 5,000 रुपये से अधिकतम मूल्य 5,200 रुपये प्रति क्विंटल। अरूर केरल 11,000 से 11,200 रुपये। खन्ना पंजाब 4,000 से 6,500 रुपये। केला अंगामली केरल 1,700 से 1,800 रुपये प्रति क्विंटल। इम्फाल मणिपुर 2,900 से 3,100 रुपये। सीतापुर उत्तर प्रदेश
1650 से 1750 रुपये, टमाटर पिलेर आंध्र प्रदेश 300 रुपये से 500 रुपये प्रति क्विंटल, शहजादपुर हरियाणा 470 से 1000 रुपये, पाला केरल 1400 से 1800 रुपये, प्याज राजकोट गुजरात 200 रुपये से 725 रुपये प्रति क्विंटल, बरवाला हरियाणा 1000 से 1100 रुपये, आलू इस्लामपुर महाराष्ट्र 750 से 800 रुपये प्रति क्विंटल, जालेश्वर ओडिशा 700 से 900 रुपये प्रति क्विंटल। अब एक नज़र डालते हैं विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। जीरा अरूर केरल की मंडी में न्यूनतम मूल्य 17,600 रुपये से अधिकतम मूल्य 17,700 रुपये प्रति क्विंटल, राजकोट गुजरात 8,550 से 10,575 रुपये, जोधपुर राजस्थान 9,000 से 9,650 रुपये, अदरक फिरोजपुर पंजाब 7,500 से 7,900 रुपये प्रति क्विंटल, शाहबाद हरियाणा 4,600 से 4,700 रुपये, समाना पंजाब 9,000 से 10,000 रुपये। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्माण न केवल मुनाफे बल्कि समझदारी का सौदा भी है, क्योंकि इससे आमदनी में कई गुना वृद्धि होती है। ये न केवल उपभोक्ताओं को बहुत सारे उत्पाद देता है बल्कि किसानों के जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी होती है। NDRI यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल इस दिशा में बहुत प्रशंसनीय काम कर रहा है। वो न केवल किसानों को प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दे रहा है, जिससे अब तक लाखों किसान लाभान्वित हो चुके हैं, बल्कि उसके साथ साथ खुद भी उत्तम गुणवत्ता के प्रसंस्कृत उत्पाद बना रहा है। आइए इस बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आदिकाल से ही कृषि और पशुपालन हमारी सभ्यता के अभिन्न अंग रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था और प्रगति में इनकी अहम भूमिका रही है। स्वतंत्र भारत में वैज्ञानिक और क्रमबद्ध पद्धति से डेयरी के विकास पर विशेष जोर दिया गया। विशेष रूप से पिछले कई दशकों में कृषकों, वैज्ञानिकों, प्रसार कार्यकर्ताओं और डेयरी उद्योग से जुड़ी संस्थाओं के प्रयासों से तथा नई प्रौद्योगिकी के विकास से इस क्षेत्र में सुखद परिवर्तन आया है। डेयरी एक सफल उद्योग, रोजगार एवं आय बढ़ाने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में फल फूल रहा है। आज भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में सबसे आगे है। भारत में 133 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है। कि हिंदुस्तान में इस समय 133 मिलियन टन दूध पैदा हो रहा है और विश्व में हम एक नंबर 1 पर हैं दूध उत्पादन में। हम सबसे ज़्यादा विश्व में दूध पैदा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रोसेसिंग का देखें तो बहुत कम है। खाली 36-37% दूध हमारा प्रोसेस हो रहा है जितना हम दूध पैदा कर रहे हैं, और उसमें से खाली 16.2% हमारे कोऑपरेटिव द्वारा हो रहा है। माने हमें प्रोसेसिंग सेक्टर में बहुत आगे जाना है। अभी हम किसानों को अगर हमें बताएं कि क्या क्या कर सकते हैं, उन किसानों को डेयरी सेक्टर बहुत फ़ायदे वाला होता है जो उत्पादन के साथ साथ इसकी प्रोसेसिंग भी करते हैं। आपको बहुत ऐसी सक्सेस स्टोरी हरियाणा में, पंजाब में मिलेगी कि किसान हैं, कुछ गाय कुछ भैंस रखे हुए हैं, दूध पैदा करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो मार्केट में ले आ रहे हैं।
तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो हम बना सकते हैं। एक तो खोआ जो है, जो किसान बहुत आराम से अपने फार्म पे बना सकते हैं और वो खोआ हमारे सारे जितने भी इंडियन मिठाई है उसको बनाने के काम में आती है, तो उसको मार्केट में ले आके बेच सकते हैं। दूसरा घी, काऊ घी की इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि काऊ घी इस बीमारी के लिए ठीक होती है, उसका साइंस भी प्रूफ किया हुआ है। तो एक तो घी हमारे किसान बहुत अच्छी तरीके से अपने घर में बना सकते हैं, बाज़ार में ले आके बेच सकते हैं। दही जो चीज़ है कि दही जमा करके मार्केट में ले आना, पनीर अपना बना करके मार्केट में ले आए, हाथों हाथ बिक जाता है। हमारी कुछ सक्सेस स्टोरी है कि कृषि विज्ञान केंद्र NDRI में हिमाचल प्रदेश की कुछ महिलाएं आई जिनको हमने पनीर बनाने की ट्रेनिंग दी। उन महिलाओं ने जा कर के अपने गांव में पनीर बनाना शुरू किया और उन पनीर की इतनी डिमांड है कि मार्केट में लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा इंतज़ार करते रहते हैं कि कब वो महिलाएं गांव से आएंगी, पनीर ले आएंगी, और घंटे के अंदर ही वो पनीर बिक जाता है। तो हमारे कहने मतलब है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो ट्रेनिंग ले करके अगर दूध का प्रोडक्ट बना करके अब बाज़ार में ले आएँ तो उससे बहुत ज़्यादा आमदनी हो सकती है। कुछ और चीज़ें हैं जिसमें हमारे किसान भाई आगे सोच सकते हैं। जो नई नई रिसर्च हुई है उसको अगर अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप की कि दूध को मिलेट के साथ कैसे मिलाया जाए। मिलेट देखिए, दूध में सब कुछ होता है लेकिन दूध में आयरन नहीं है, फाइबर नहीं है, और मिलेट में आयरन और फाइबर बहुत ज़्यादा है। तो हमने दूध को और मिलेट को एक साथ मिला दिया तो एक कंप्लीट फूड बन गया। तो आने वाला समय ऐसा है कि हमारी जो नई जनरेशन है वो अब इस तरीके का फूड नहीं लेना चाहती कि उसको बैठ करके आधा घंटा खाने में नहीं लगाना चाहती, उनके पास टाइम नहीं है। तो हम लोगों को कंपोजिट फूड के तरफ ध्यान देना है और कंपोजिट फूड बना करके मार्केट में ले आना है। जो हमारे बच्चे हैं, नए जनरेशन है, वो कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमने एक रिसर्च के ज़रिए एक ऑर्गेनिज्म ढूंढा है कि उस ऑर्गेनिज्म से अगर हम लस्सी बनाते हैं तो उस लस्सी में जो कलर होगा, फ्लेवर होगा, जो उसमें गैस आएगी वो बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक की तरह आएगी, लेकिन जो उसका न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिटिव वैल्यू होगी, वो दूध की होगी, वो लस्सी की होगी। तो वो एक नया है कि किसान भाई अगर इस लाइन में आना चाहते हैं तो वो टेक्नोलॉजी ले करके अपना एक इंडस्ट्री सेटअप करके उसको आगे ले जा सकते हैं। वे प्रोटीन में बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है। बहुत सारे हमारे इंडस्ट्रीज हैं जो वे प्रोटीन से बिस्किट बना करके, वे प्रोटीन का पाउडर बना करके वो मार्केट में ले आते हैं। कहने का मतलब यह है कि अभी तक तो हम 70% दूध लिक्विड दूध पी जाते हैं, फ्रेश दूध पी जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में फ्रेश दूध का ज़माना नहीं रहेगा। आने वाले समय में एक हेल्दी फूड का ज़माना रहेगा, जिसे न्यूट्रिटिव फूड का ज़माना रहेगा। और उसके लिए हमें दूध का रखरखाव कैसे करना है, दूध का प्रोसेसिंग करके उसका डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ताकि वो मार्केट में आ करके उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़े। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पिछले 5 दशकों से अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन, प्रसंस्करण व डेयरी के विकास के कार्यों में कार्यरत है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की शुरुआत 1923 में बेंगलोर में की गई थी और इसके उपरांत वेस्ट बंगाल, करनाल, कल्याणी सभी जगह संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र खोले गए, जहां भारत के कई भागों के किसानों व अन्य लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वो प्रशिक्षित होकर अपना रोजगार स्थापित कर सकें। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जिसको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हमारी टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे हम बीटेक की डिग्री देते हैं, एमटेक, एमएससी, एमबीएससी और पीएचडी की डिग्री देते हैं। हमारा एम्फेसिस ज़्यादातर हायर एजुकेशन पे होता है, लेकिन बीटेक का भी एक ग्रुप है। इसके अलावा
हमने डेयरी में एक डिप्लोमा शुरू किया है कि 10th क्लास के बाद बच्चे यहाँ पर आकर के डिप्लोमा डेयरी में ले लेते हैं 3 साल का, उसके बाद डेयरी प्लांट में उनको नौकरी मिल जाती है। ये हमने ट्रेनिंग बेंगलोर में शुरू की है। NDRI का मेन कैंपस करनाल में है और उसके 2 रीजनल स्टेशन है, एक बेंगलोर में और एक कल्याणी में जो वेस्ट बंगाल में है। डिप्लोमा का कोर्स हमने बेंगलोर में शुरू किया है। उसी तरीके से कल्याणी में इस साल से हमने एक डिप्लोमा कोर्स शुरू किया कि किस तरीके से डेयरी फार्मिंग किया जाए। 10वीं क्लास के बच्चे उसमें जाते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण ट्रेनिंग हमारा एक मेन हमारा एजेंडा है। ट्रेनिंग के लिए हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ पे, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है हमारे किसान भाइयों की। तो वो जिनको भी ट्रेनिंग लेना है वो यहाँ के डायरेक्टर को लिखें, वो कृषि विज्ञान केंद्र में चला जाएगा और वो कितने दिन की ट्रेनिंग चाहिए, किस पे ट्रेनिंग चाहिए, कब होगा, वो सारा उनको जो है सूचना मिल जाएगी। दूसरा हमारा एक नया यूनिट शुरू हुआ है बिजनेस डेवलपमेंट, जो है कि कोई भी आदमी अगर चाहे, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी किसान यहाँ पे ट्रेनिंग लेकर के अपना शुरू कर सकता है, बिजनेस शुरू करता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। जैसे सिंपल एग्जांपल है कि हमने बताया कि मिलेट को अगर दूध के साथ इंटीग्रेट करके बाजरा लस्सी या ज्वार लस्सी बनाना है तो उसको किस तरीके से ट्रेनिंग ले करके हम बनाएं और मार्केट में जाएं। बिस्किट बनाते हैं हम वे प्रोटीन का, किस तरीके से बिस्किट बनाएं, किस तरीके से हम दही बनाएं, किस तरीके से प्रोबायोटिक योगर्ट बनाएं, किस तरह से लस्सी बनाएं। इस तरीके से ट्रेनिंग ले करके किसान अपना बाज़ार में जा सकता है। तो ट्रेनिंग सेंटर हमारा NDRI करनाल में है और बेंगलोर में है, NDRI बेंगलोर में है और NDRI कल्याणी जो हमारा वेस्ट बंगाल में है। तीनों जगह ट्रेनिंग सेंटर है। जो किसान भाई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो डायरेक्टर से इन्फॉर्मेशन डिटेल चिट्ठी लिख करके मेल के जरिए, फ़ोन के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी अनुसंधान शिक्षण प्रशिक्षण के साथ साथ ग्रामीण व अन्य लाखों बेरोजगार लोगों को रोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित तो करता ही है, इसके अलावा घर में रहने वाली महिलाओं को भी स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है कि कैसे आप दूध व दूध से बने उत्पाद बनाकर बाजार में बेचें व अधिक से अधिक आय अर्जित करें। जरूरी नहीं कि आप कृषि क्षेत्र से ही हों, आप किसी भी क्षेत्र के डेयरी व्यवसाय को अपनाकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अतिरिक्त आय के स्रोत बना सकते हैं। मैं एक किसानों को ये कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने देश को न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी या पोषक सिक्योरिटी की बात हम करते हैं, कि फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो जब तक डेयरी सेक्टर आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हमारे देश में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पूरी नहीं हो सकती। उसका कारण क्या है कि देश में देखिए 60% जो एग्रीकल्चर की ज़मीन है हमारी रेन फेड है और अगर हम सारे अपने रिसोर्सेज इकट्ठा कर लें तब भी 50% हमारी ज़मीन वर्षा पे आधारित रहेगी। अगर वर्षा होगी तो अनाज पैदा होगा, वर्षा नहीं होगी तो अनाज नहीं पैदा होगा। लेकिन जानवरों का, डेयरी का ये है कि हमारा ज़्यादातर जानवर उसी रेनफेड एरिया में है। तो किसानों को हम ये प्रोत्साहित करते हैं कि जो डेयरी सेक्टर है, जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, वो आमदनी के लिए, वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको 2-4 बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक अच्छे नस्ल के जानवर रखें। अच्छे नस्ल के जानवर इसका मतलब नहीं कि जो 60 किलो दूध पैदा करने वाले वही रखें। अच्छे नस्ल के जानवर रखें, उनको फीड फाडर का पूरा ध्यान रखें, उनको बीमारियों से बचाएं और दूध का उत्पादन करें एक तरफ। दूसरी तरफ हम जो ज़्यादा आपको प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि जो दूध पैदा हो रहा है उसको लिक्विड दूध बेचने के बजाय उसकी अगर प्रोसेसिंग करके उसका प्रोडक्ट बना करके मार्केटिंग में ले जाएं तो उससे बहुत ज़्यादा आमदनी होती है और उससे किसानों की जो जीवनचर्या है, जो उनकी लाइवलीहुड है, वो पूरी हो सकती है। आप इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा। आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हैं 1800-180-1014 और दूरभाष नंबर है 018422528000।
हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। कृषि से जुड़ी हुई ढेरों बातें हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, उन्हें आपके साथ बांटते हुए वक्त कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन आज के लिए शिल्पा भावना ज़रूर आपसे अनुमति चाहेगी, क्योंकि दोबारा आपसे मिलना है कृषि जगत से जुड़ी हुई ढेर सारी ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।